डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपकी जीएमसीएच की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द क्रोशा नर्सिंग अकेडमी। दिस साइड भारती चौधरी, योर मेंटोर ऑन द क्रोशा नर्सिंग अकेडमी। बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास ऑफ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू ऑफ जीएमसीएच एग्जाम 2025। क्लियर है बच्चों? कौन सा एग्जाम है अपना 2025 का जो आपका जीएमसीएच का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए प्रीवियस ईयर की जितनी भी जो क्वेश्चंस हैं उनके रिगार्डिंग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमारी शॉर्ट वीडियो आ रही है ऑन क्रोशा नर्सिंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और साथ के साथ बच्चों जितनी भी जैसे ओबीजी है तो ओबीजी की 10 मिनट की भी एक सीरीज जो है वो डली हुई है हमारे क्रोशा नर्सिंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहां पर जाइए और अपने ओबीजी के जो डाउट हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी बच्चों क्लियर कीजिए छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस के थ्रू। क्लियर बच्चों? और अगर अभी तक आपने अगर जीएमसीएच की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं क्रोशा नर्सिंग अकेडमी के साथ। ओनली 999 में बच्चों आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। साथ के साथ बच्चों जीएमसीएच की रिगार्डिंग जो भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी उसके लिए भी आपको अपडेटेड रहना है, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं क्रोशा नर्सिंग अकेडमी का, राइट। और बच्चों अभी हम क्या करेंगे, क्रोशा नर्सिंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जितनी भी जीएमसीएच के रिगार्डिंग जो है बच्चों लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो जुड़े रहिए क्रोशा नर्सिंग अकेडमी के साथ। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए बच्चों, रीड आउट करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, द यूरिनरी आउटपुट ऑफ पेशेंट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। लास्ट क्लास में प्रीवियस वीडियोस में अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस को आप देखिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी प्रीवियस वीडियो से ही लिंक कर कर आएगी, ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या बोला था बच्चों, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था किसके रिगार्डिंग, फ्लूइड बैलेंस के रिगार्डिंग, कि किसी भी पेशेंट में अगर फ्लूइड का स्टेटस या फ्लूइड बैलेंसिंग का स्टेटस अगर अपन को चेक करना है तो उसके लिए 3 मेथड अपन ने बात किए थे। एक तो वेट मेथड था, एक इनपुट आउटपुट चार्टिंग थी और एक था बच्चों फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। क्लियर है इतना? तो अब क्वेश्चन उसी से लिंक करके आया है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द यूरिनरी आउटपुट ऑफ अ पेशेंट इज अ बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, कि यूरिन आउटपुट जो है वो बेस्ट इंडिकेटर होता है किस चीज का। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों सीवियरिटी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नहीं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और यूरिन आउटपुट का कोई रिलेशन नहीं है एक्चुअली में। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बिल्कुल नहीं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो बच्चों हमारा जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है उससे लिंक कर सकता है, जीसीएस स्कोर से लिंक कर सकता है, लेकिन यूरिन आउटपुट से कोई लिंक नहीं है। स्टेटस ऑफ किडनी फंक्शन, बताइए किडनी फंक्शन का स्टेटस से लिंक है क्या? और डी ऑप्शन है आपका स्टेटस ऑफ मेडिकेशन, तो मेडिकेशन का स्टेटस से भी इतना लिंक नहीं है। तो इसका आंसर जो जाने वाला है वो है बच्चों स्टेटस ऑफ किडनी फंक्शन। अगर किसी पेशेंट का किडनी फंक्शन अच्छा है, इंप्रूव है, तो उस पेशेंट के अंदर यूरिन आउटपुट जो है बिल्कुल नॉर्मल आएगा। लेकिन बच्चों अगर किडनी फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड है, अगर उस पेशेंट को AKI है, एक्यूट किडनी इंजरी है, या उसको CKD है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो उस केस में उस पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो कैसा हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। तो इसलिए यूरिन आउटपुट जो है वो बेस्ट इंडिकेटर होता है कि पेशेंट का किडनी फंक्शन जो है वो कैसा है, राइट। तो अपन लिख सकते हैं कि यूरिन आउटपुट वो क्या करता है बच्चों, डायरेक्ट लिंक करता है पेशेंट के किडनी फंक्शन से। किससे लिंक करता है बच्चों? पेशेंट के किडनी फंक्शन से डायरेक्टली लिंक करता है। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अपना क्वेश्चन क्या है, रीड आउट कीजिए। द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन अ पेशेंट कैन बी इजीली असेस्ड बाय। क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी पेशेंट के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो चेक करना है कि उस पेशेंट के अंदर फ्लूइड का लेवल
कितना है, कई पेशेंट हाइपोवॉलीमिया में तो नहीं है, हाइपरवॉलीमिया में नहीं है। साथ के साथ इलेक्ट्रोलाइट का जो इम्बैलेंस है उसको भी किसके थ्रू चेक किया जा सकता है, वो मेथड आपसे पूछे गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ब्लड प्रेशर यूजिंग। क्या ब्लड प्रेशर जो होता है वो पेशेंट के अंदर फ्लूइड के स्टेटस को शो करता है क्या, आप ये बताइए, करता है। तो देखिए बच्चों क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज है तो वो किस केस में इंक्रीज होगा, अगर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में टोटल फ्लूइड इंक्रीज है तभी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड ही कम है, या बोल सकते हैं पूरा फ्लूइड लेवल या ब्लड और फ्लूइड जो है वो कम है, यानी कि हाइपोवॉलीमिया है, तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर होता क्या है, हमारे ब्लड के द्वारा जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उन पर जो प्रेशर लगाया जाता है वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। अब ब्लड और फ्लूइड ही अगर हमारी वेसल्स में कम होगा तो प्रेशर भी कम लगाया जाएगा, राइट। तो बच्चों देखिएगा बीपी इंक्रीज है, तो बीपी इंक्रीज किस केस में देखा जाता है, आपका हाइपरवॉलीमिया के केस में देखा जाता है, क्लियर है। लेकिन बीपी जो है वो डिक्रीज देखा जाता है के केस में, हाइपोवॉलीमिया के केस में। लेकिन बच्चों यही जो सिचुएशन होती है वो पल्स के रिगार्डिंग अपोजिट होती है। कैसे, देखिए बच्चों, एक कंडीशन होती है आपकी टैकीकार्डिया की, एक कंडीशन होती है आपकी ब्रेडिकार्डिया की, तो टैकीकार्डिया जो देखा जाता है बच्चों वो किस केस में देखा जाता है, अगर पेशेंट शॉक में होता है। आपने सुना होगा पेशेंट अगर शॉक में होता है, यानी कि मान के चलिए अगर पेशेंट हाइपोवॉल्मिक शॉक के अंदर है तो उस पेशेंट की हार्ट रेट या बोल सकते हैं पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बच्चों अगर हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन है यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड और जो फ्लूइड है वो कम है। अब कम है लेकिन हार्ट क्या करता है, ज्यादा वर्क करता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि ये जो बचा हुआ ब्लड या फ्लूइड है वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच सके, तो इसके लिए पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है। तो अपोजिट कैसे होगा, अगर टैकीकार्डिया है यानी कि हार्ट रेट ज्यादा किसके अंदर देखी जाती है, आपका हाइपोवॉलीमिया के केस में देखी जाती है। लेकिन हार्ट रेट कम देखी जाती है किसके केस में बच्चों, हाइपरवॉलीमिया के केस में। क्लियर है आपको। अब देखिए थर्ड ऑप्शन हमारा क्या था, यूरिन आउटपुट। अब यूरिन आउटपुट तो फ्लूइड बैलेंस को बताया गई कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड कितना है, ये यूरिन आउटपुट से पता चलेगा। जैसे कि बच्चों अगर यूरिन आउटपुट ज्यादा है, किस केस में ज्यादा देखा जाएगा, हाइपरवॉलीमिया के केस में ज्यादा देखा जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड और फ्लूइड अगर ज्यादा है तो किडनी ज्यादा फंक्शन करेगी, ब्लड जो है वो फिल्टर होने के लिए भी ज्यादा आएगा किडनी के अंदर और यूरिन आउटपुट भी ज्यादा निकलेगा। लेकिन अगर यूरिन आउटपुट कम है, क्या है बच्चों, यूरिन आउटपुट अगर कम है तो ये देखा जाता है किसके केस में, हाइपोवॉलीमिया के केस में देखा जाता है। यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड और फ्लूइड पहले से ही कम है तो किडनी के पास भी फिल्टर होने के लिए कम पहुंचेगा, किडनी के पास भी अगर ब्लड जो है फिल्टर होने के लिए कम पहुंचेगा तो यूरिन आउटपुट भी कम निकलेगा, राइट। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए बच्चों की फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को किस मेथड के थ्रू असेस किया जा सकता है इजीली, तो उसके अंदर तीनों आएंगे, ब्लड प्रेशर भी आएगा, ठीक है बच्चों, ब्लड प्रेशर भी आएगा, पल्स भी आएगा, यूरिन आउटपुट भी जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, डी जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, यूजिंग ग्लव्स इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट केयर। क्या पूछा जा रहा है कि ग्लव्स को पहनना कौन सी नर्सिंग केयर में आपका मैंडेटरी होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप देखिए कि हम जो बच्चों यूज किया जाता है ना हमारे द्वारा, जो पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, क्या यूज किए जाते हैं बच्चों, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो यूज किए जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं और किस सिचुएशन में इनको यूज करना मैंडेटरी होता है। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट आपका बच्चों सर्जिकल कैप से। सर्जिकल कैप जो है वो यूज की जाती है अगर किसी भी टाइप की कोई भी सर्जरी परफॉर्म की जा रही है
जहां पर बालों का स्पिल होना, यानी कि हो सकता है ना कि आप किसी सर्जरी को असिस्ट करवा रहे हैं और आपके बाल जो है हेयर फॉल होने के थ्रू वो आपकी सर्जरी या बोल सकते हैं सर्जिकल साइट पर गिर जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगी सर्जिकल साइट। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, सर्जिकल कैप पहनी जाती है। और साथ के साथ बच्चों अगर ऐसा कोई भी प्रोसीजर डन किया जा रहा है जिसके अंदर बॉडी फ्लूइड और ब्लड का स्पिल होने के चांसेस होते हैं, यानी कि बॉडी और ब्लड फ्लूइड का आप पर एक्सपोज होने के चांसेस होते हैं, तो उसमें भी यूज किया जाता है। सेकंड आता है मास्क एंड फेस शील्ड। तो देखिए बच्चों, मास्क या बोल सकते हैं N95 मास्क या सर्जिकल मास्क जो है वो ये यूज किया जाता है ऐसे प्रोसीजर्स के दौरान जिसके अंदर इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शन है या बोल सकते हैं एयरवे के थ्रू या ड्रॉपलेट के थ्रू जो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि आप अगर किसी टीबी वाले पेशेंट का केयर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में N95 मास्क पहनना क्या होता है, आपके लिए मैंडेटरी होता है टू प्रिवेंट करने के लिए एयरवे और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है बच्चों, अगला आता है फेस शील्ड। फेस शील्ड और साथ के साथ बच्चों बात कर सकते हैं गोगल्स। तो ये गोगल्स और फेस शील्ड जो है वो वियर किए जाते हैं जब कोई भी बॉडी या ब्लड फ्लूइड के स्पिल होने के चांसेस होते हैं, यानी कि आप एक ऐसी सर्जरी परफॉर्म करवा रहे हो, असिस्ट करवा रहे हो जो कि HIV या हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट की है, तो उस केस में हो सकता है कि ब्लड जो है वो स्पिल होकर आपकी आई की म्यूकोसा पर पहुंच जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बच्चों क्या किया जाता है, गोगल्स और फेस शील्ड को पहना जाता है ड्यूरिंग सर्जरी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है N95 की अपन बात कर चुके हैं। अगर एयरवे और ड्रॉपलेट के थ्रू किसी इन्फेक्शन को स्प्रेड होने के लिए प्रिवेंट करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, N95 मास्क या सर्जिकल मास्क पहना जाता है। अब आता है सर्जिकल गाउन। तो सर्जिकल गाउन सर्जरी के दौरान तो करेंगे ही, साथ के साथ अगर ऐसा कोई प्रोसीजर आप परफॉर्म करवा रहे हो जिसमें बॉडी फ्लूइड का स्पिल होने के चांसेस होते हैं, मान के चलिए ट्रैकिस्टोमी का कोई पेशेंट है आपके पास और उस ट्रैकिस्टोमी पेशेंट की आप क्या कर रहे हो बच्चों, सक्शनिंग कर रहे हो, डायरेक्ट सक्शनिंग कर रहे हो, तो उस केस में हो सकता है जो कफ है, जो म्यूकस है वो आपके ऊपर स्पिल हो जाए, आपके कपड़ों के ऊपर स्पिल हो जाए, तो आपको डिस्पोजेबल सर्जिकल जो गाउन है कंप्लीट वो वियर करना पड़ता है ड्यूरिंग केयर इन ICU पेशेंट्स। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आता है सर्जिकल ग्लव्स। अब सर्जिकल ग्लव्स जो है वो ऐसी कोई सी भी केयर कर रहे हो आप पेशेंट की जिसके अंदर पेशेंट की बॉडी और पेशेंट के बॉडी फ्लोर और ब्लड से कंटामिनेटेड होने के चांसेस होते हैं, तो आपको सर्जिकल ग्लव्स को पहनना मैंडेटरी होता है। लास्ट में आता है बच्चों वाटरप्रूफ शू कवर्स। तो शू कवर जो है वो सेम कंडीशन, अगर कोई बॉडी फ्लोर एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, ब्लड एक्सपोज हो रहा है, तो उस एरिया में अगर आप जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, वाटरप्रूफ ये जो शू कवर है इनको वियर करना है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स किस कंडीशन में पहनना मैंडेटरी है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में जिस ऑप्शन में बॉडी और ब्लड फ्लूइड और ब्लड से कंटामिनेटेड हो रहा है अगर हेल्थ पर्सनल, तो उस कंडीशन में जो है वो सर्जिकल ग्लव्स पहने जाएंगे। ऑप्शन ए देखिए मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में बच्चों अपन बॉडी फ्लूइड और ब्लड के कंटामिनेशन में नहीं आते हैं। मान के चलिए आप ओरल मेडिकेशन दे रहे हो, आप IM रूट के थ्रू मेडिकेशन दे रहे हो तो उसमें चांसेस नहीं होते, लेकिन हाँ अगर आप IV मेडिकेशन दे रहे हो तो आपको पहनना कंपलसरी होता है। लेकिन यहाँ पर क्लियरली ये जो है वो बताया नहीं गया है कि आप IV मेडिकेशन दे रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी के केस में बॉडी फ्लूइड और ब्लड का एक्सपोजर नहीं होता है क्लियरली। रिकॉर्डिंग वाइटल्स, अगर आप पेशेंट की मान के चलिए BP ले रहे हो, पल्स ले रहे हो, टेम्परेचर ले रहे हो, तो क्या उस केस में भी सर्जिकल ग्लव्स पहनोगे, क्या नहीं पहनोगे, क्योंकि बॉडी फ्लूइड और ब्लड का एक्सपोजर हो ही नहीं रहा। अब देखिए ऑप्शन बी क्या बोल रहा है आपका, पेरिनियल केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। डिलीवरी हुई है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, पेरिनियल केयर कर रहे हो, परफॉर्म करवा रहे हो उस पेशेंट की, तो उस केस में आपको सर्जिकल ग्लव्स पहनना मैंडेटरी है, क्योंकि ब्लड और बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर में आपके हैंड आ सकते हैं अगर आपने सर्जिकल ग्लव्स नहीं वियर किए तो। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी पेरिनियल केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है आपका, नॉर्मल यूरिन आउटपुट पूछा गया है आपसे
इज एनीवेयर बिटवीन, लेकिन ये यूरिन आउटपुट जो नॉर्मल पूछा गया है आपको पर हावर के अकॉर्डिंग पूछा गया है। देखिए बच्चों, नॉर्मल जो यूरिन आउटपुट होता है अगर पर डे के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो कितना होता है 0.822 लीटर पर डे होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये देख लेना आप ध्यान से कि आपको पर हावर के अकॉर्डिंग यूरिन आउटपुट पूछा जा रहा है या पर डे के अकॉर्डिंग यूरिन आउटपुट पूछा जा रहा है। क्लियर है बच्चों? तो देखिए नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर डे की अगर बात करते हैं तो 0.822 लीटर पर डे होता है, लेकिन अगर नॉर्मल यूरिन आउटपुट की बात कर रहे हैं पर हावर के अकॉर्डिंग तो कितना होता है बच्चों 0.5 to 1.5 ml पर केजी पर हावर। क्लियर बच्चों? इतना होता है आपका नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर केजी पर हावर के अकॉर्डिंग। अगर अपन बात करते हैं, मान के चलिए कोई 70 केजी का अडल्ट है, उसे 70 केजी के अडल्ट में अगर पर हावर का यूरिन आउटपुट पूछा जाए तो कितना होगा? तो देखिए कितना है बच्चों 0.5 to 1.5 के समथिंग होता है, यानी कि कितना हो जाएगा लगभग 35 to 100 ml पर केजी नहीं पर हावर आएगा यहाँ पे, क्योंकि केजी के अकॉर्डिंग तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। 35 to 100 ml पर हावर जो है वो क्या होता है यूरिन आउटपुट होगा अगर एक पेशेंट 70 केजी का है। क्लियर है बच्चों? तो क्या जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जाने वाला है आपका फर्स्ट ऑप्शन 0.5 to 1.5 पर ml पर केजी पर हावर। ठीक है बच्चों, क्लियर है यूरिन आउटपुट वाला? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लास्ट क्वेश्चन होने वाला बच्चों, जो कि है आपके न्यूट्रिशन से दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट से दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा अपन एक चीज जान लेते हैं बच्चों कि हालांकि मेजर सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको सिलेक्शन के लिए मेजर जो सब्जेक्ट है वो सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको एक टॉप रैंक अचीव करनी है, ठीक है, आपको अगर टॉपर की कैटेगरी में आना है तो बच्चों आपको मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ माइनर सब्जेक्ट के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको भी आपको क्या करना है, कवर करना है। क्लियर है? माइनर सब्जेक्ट जैसे कि रिसर्च हो गया, मैनेजमेंट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन के अंदर भी अगर इंपॉर्टेंट चीज की अगर बात करते हैं बच्चों, जो विटामिन्स वाला यानी कि कंप्लीट जो न्यूट्रिएंट्स वाला टॉपिक है ना, जिसके अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है हर बार किसी ना किसी एग्जाम में आता ही है, विटामिन से रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड। ओके बच्चों, साथ के साथ मिनरल से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको माइनर सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है। कौन कौन सी होगी आपकी माइनर सब्जेक्ट? रिसर्च, मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी एंड न्यूट्रिशन। बायोकेमिस्ट्री से इतने क्वेश्चन नहीं पुटअप किए जाते, लेकिन ये जो 4 माइनर सब्जेक्ट है इनको आप पर बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जैसे रिसर्च के अंदर जो डायग्राम्स आते हैं, ग्राफ्स आते हैं, तो उनसे भी आपका इमेज बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं, अपन क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनमें से कौन है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनकी नीड होती है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सेल डिवीजन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, उनको क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों, इनको डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में। एक तो होता है बच्चों क्या आपका मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और एक होता है बच्चों आपके माइनर न्यूट्रिएंट्स। एक तो होता है बच्चों क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और एक होता है आपके क्या माइनर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब देखिए जो आपके मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको बोला जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनके अंदर बच्चों 3 ही चीज आती हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, सेकंड आता है बच्चों आपका प्रोटीन, एंड थर्ड आता है आपका फैट। ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके फूड का मेजर बल्क जो है वो बनाते हैं, लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों, इनके अंदर आती हैं आपकी विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्या आते हैं? एक तो आते हैं बच्चों मिनरल्स और एक आती हैं आपकी विटामिन्स।
अब विटामिन्स की भी अगर अपन बात करते हैं तो विटामिन्स में आपको पता है कि विटामिन्स के अंदर दो टाइप की विटामिन्स होती हैं। एक तो होती है बच्चों आपकी वाटर सॉल्युबल और एक होती है आपकी फैट सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल के अंदर आती है आपकी विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स, और जबकि फैट सॉल्युबल के अंदर आपकी क्या आती है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। क्लियर है। अब मिनरल्स की अगर बात करते हैं तो मिनरल्स को भी कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। सबसे फर्स्ट आता है बच्चों कौन सा, मेजर मिनरल, सेकंड आता है माइनर मिनरल एंड थर्ड और सबसे लास्ट आता है बच्चों कौन सा, ट्रेस एलिमेंट्स। अब इनको कैसे कैटेगराइज किया गया है तो देखिए, मेजर मिनरल्स वो होते हैं बच्चों जिनकी हमको पर डे मोर देन 100 mg से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इनकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्या होती है मेजर मिनरल्स की, मोर देन 100 mg पर डे। लेकिन अगर माइनर मिनरल की अगर बात करते हैं तो इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो लेस देन 100 mg पर डे से कम होती है। लेकिन बच्चों जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं ना, तो उनकी रिक्वायरमेंट तो कुछ माइक्रोग्राम की होती है पर डे, यानी कि इनकी आरडी क्या होगी, फ्यू माइक्रोग्राम पर डे के अकॉर्डिंग होगी। क्लियर है। अब इनके एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो मेजर जो मिनरल्स होते हैं उसके अंदर एक तो सोडियम आता है, एक कैल्शियम आता है, माइनर के अंदर आता है बच्चों आपका एक तो आयरन, ठीक है, और एक आता है मैंगनीज। और ट्रेस एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो आता है इसमें एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट आयोडीन एंड जिंक। तो ये पूरा आपका क्लासिफिकेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, जो कि आपको बच्चों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। तो देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा जो है वो क्या नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में भी अपने बात किया था, विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए विटामिन ए विटामिन है, विटामिन सी भी विटामिन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। जिंक क्या है, जिंक एक ट्रेस एलिमेंट वाला मिनरल है, जबकि प्रोटीन जो होता है वो बच्चों क्या होता है, प्रोटीन जो होता है एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। क्लियर है। तो आंसर क्या जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, सी जाएगा, प्रोटीन जो कि क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। क्लियर बच्चों। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़िए किरोशन सिंह एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।